आज क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करके आए हो? रिलेटिव मोशन। 2022 का पेपर सॉल्व किया है, 1D का 2022। किसने सॉल्व किया है 2022 का पेपर 1D का? 1D मोशन। क्यों नहीं सॉल्व किया? मुझे सेंड करो अभी सब, जहाँ पे तुमने सॉल्व किया है 2022। भेजो, शुरू करो भेजना, व्हाट्सएप पे भेजो। अच्छा, दिल्ली वालों, दिल्ली वालों की भी तो नहीं है ना एग्जाम? दिल्ली वालों भेजो। तो दिल्ली से नहीं है वो हैंड रेज करना, मतलब जो दिल्ली से है, सॉरी, जो दिल्ली से हैं। दिव्यांश है दिल्ली से, भी है, जैस्मिन भी है। ये भेजो सारे, चारों चारों का आना चाहिए, भेजो चारों लोग। चलो, हिमाचल वालों का तो आई कैन अंडरस्टूड। मैम यूटी चल रहे हैं हमारे। मैम हम मेरे भी यूटी से हैं। दिल्ली वालों के भी हैं? यस मैम। क्यों भाई, तुम्हारे क्यों चल रहे हैं एग्जाम? तुम्हारा तो सेमेस्टर अब सितंबर में होगा ना? मैम यूटी। अच्छा, यूटी टेस्ट चल रहा है, ओके, यूटी चल रहा है। यूटी का तुम कितना ही पढ़ लोगे, तुम्हारी 10 बार तुम्हारे यहाँ पे तो टेस्ट हो चुके हैं, कितनी बार यूटी पे? एमएसटी, मेजर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, कितना वही 2 चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट है, वही 2 चैप्टर आएंगे क्या पेपर में? तो हमें क्या पढ़ना है अभी, थोड़ा सा रिलेटिव मोशन। क्लास 11 का सुना है रिलेटिव मोशन के बारे में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ जो मोशन है वो रिलेटिव है, इसका मतलब क्या है? मोशन इज रिलेटिव। देखो, ये अवंती के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करूंगी, सॉल्व अनसॉल्व सारे। आज हम रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। तो 1D 2D के को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहला 1D स्टार्ट करते हैं। बताओ, मोशन इज रिलेटिव, इसका क्या मीनिंग है? डिपेंड कर रहा है तुम्हारे फ्रेम पे। किसके फ्रेम पे? ऑब्जर्वर के, है ना? ऑब्जर्वर के फ्रेम पे तुम्हारा मोशन डिपेंड, ऑब्जर्वर के फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में रिलेटिव क्या होगा? सपोज करो तुम्हारे पास ये एक आदमी है, ये आदमी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तुम चुपचाप इस आदमी को खड़े होके देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, ठीक है। अब बताओ, ये आदमी तुम्हारे रिस्पेक्ट में, मान लो ये ए नाम है, इसका नाम बी है, तो अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितना मूव कर रहा है, क्या कहोगे?
ए के रिस्पेक्ट में बी मैम कितना मूव कर रहा है? स्क्रीन हैं? तुम मुझे एकदम लास्ट में क्यों बताते हो जब मैं तुमसे कह रही थी देखो ये अवंती के मॉड्यूल से, देखो ये वो है, तो तुम तब क्या देख रहे थे? नोटिस नहीं किया था। फिर तुम क्या देख रहे थे? अपने में मॉड्यूल्स खोल लिए थे? यस मैम। अच्छा, तो अभी अपने मत खोलो, अपने जब खोला करो जब मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ। ओके मैम। तो ये मैंने अभी बनाया था, दोबारा बना देती हूँ। मैंने एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रखी है और एक चुपचाप उसे बैठ के देख रहा है। यहाँ पे मान लो ये एक इंसान है, ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक आदमी है, वो चुपचाप बैठ के इसको देख रहा है। तो इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड कितनी है? -2। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी के, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बी के फ्रेम में ए को देख रहे हो, तो जो बी वाला फ्रेम है वो 2 मीटर से आगे दौड़ रहा है ना। बट बी को क्या लगेगा भाई, मैं बी को क्या लगेगा, जो इस फ्रेम में इंसान बैठा होगा उसे लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। यस और नो? देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या है, एक बार बेसिक सीख लो कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या है। अब देखो, जो जिस फ्रेम में होता है ना, उसको लगता है कि भाई बेशक फ्रेम मूव कर रहा है, मैं तो रेस्ट में हूँ। अब बी वाला फ्रेम 2 मीटर से मूव कर रहा है, पर तुम्हें लगेगा तुम रेस्ट में हो, ठीक है, तुम तो रेस्ट में हो गए। तो अब ए क्या, अब बी को ए क्या लगेगा कि जो ए है 2 मीटर पर सेकंड से मेरे से दूर जा रहा है ना, 2 मीटर पर सेकंड से मेरे से दूर जा रहा है। तो ये वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी कितनी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी दिखेगी, है ना। अब यस मैम। यस मैम। अब तुम मुझे बताओ, ए के रिस्पेक्ट में बी की, ए को क्या लगेगा? ए को लगेगा कि बी मुझसे क्या कर रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है? मैम आगे जा रहा है। आगे जा रहा है। हाँ, ए को क्या लगेगा, जो बी है मेरे से 2 मीटर पर सेकंड आगे जा रहा है, क्योंकि ए तो अभी तुम्हारा किसमें है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये इनिशियल फ्रेम है, कोई वेलोसिटी नहीं, जीरो। तो ये इस 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखो, पोजीशन पूछी है पहले। अगर पोजीशन की बात करें, सीधा फिगर, फाइंड पोजीशन ऑफ बी। ट्रेन वाले सवाल आते हैं ना, वो यहाँ काम आएंगे, देखना। पोजीशन ऑफ बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या पोजीशन होगी? ए खुद ओरिजिन पे है। अब पोजीशन के लिए हम रेफरेंस क्या मांगते हैं? ओरिजिन। ठीक है, पोजीशन के लिए रेफरेंस इज ओरिजिन। तो बी इसको क्या लगेगा, ए को 4 मीटर आगे है ना, और ए को सी कितना लगेगा, 10 मीटर आगे है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को क्या लगेगा, सी उससे कितना दूरी पे है, 6 मीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब बताओ बी के रिस्पेक्ट में ए को क्या लगेगा? -4 मीटर। ये मेरे से 4 मीटर दूरी पे है, तो -4 हो गया। अब पोजीशन ऑफ सी बताओ विद पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। -10 मीटर। -10। हाँ, कि ए उसके बिहाइंड है, तो -10 बस। अब वेलोसिटीज पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट, आंसर मत टेपना, यहाँ आ जाओ। एग्जाम्पल 2, एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर से जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट बी है 20 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ।
माइनस minus 15 मीटर। 15 meter per second. फॉर्मूले से कैसे देखते हैं बच्चों, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का क्या मतलब है कि ये वो रेफरेंस फ्रेम है जिसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब उस वो रेस्ट में है, ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी ए कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 5, दोनों की सेम डायरेक्शन में है तो कोई चेंज, ये -20, तो यानी -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को तुमने रेस्ट में कर दिया है ना, तो बी को रेस्ट में कर दिया तो बी को क्या लगेगा, ए 15 मीटर पर सेकंड से मेरे से दूर जा रहा है, उसे ये नहीं लगेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, उसे लगेगा कि ए दूर जा रहा है, तो यानी इसीलिए ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है। वेरी गुड। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, +15, है ना। +15। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन करिए, सॉल्व करो इस सवाल को, आंसर बताओ। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे, एक 10 से जा रही है, एक 12 से। तो इसमें ऑप्शन पॉइंट्स भी नहीं, नहीं इसमें नहीं पॉइंट्स। तो यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सारी कैसी वेलोसिटीज हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है। एक पार्टिकल की Ma'am, वेलोसिटी 22 meter per second. है, 22 meter per second. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव में निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ए 10 मीटर पर सेकंड से, अब इसकी कितनी है 12, पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ गई 22। तो ये दोनों किस वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, 22 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? क्योंकि सेपरेशन डिक्रीज हो रही है। कितना आया 22। तो कभी भी गलती से नेगेटिव मत लगा देना जब तुम अप्रोच करवा रहे हो, क्योंकि अप्रोच में क्या हो रहा है, सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। दूसरा करो, अ, एक 20 मीटर पर सेकंड से, अब दोनों क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा है, मतलब अप्रोच भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 20 - 5 यानी 15 मीटर पर सेकंड। Yes, ma'am. यस मैम। 20 - 5 तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये अप्रोच अभी भी क्यों बोला है, सेपरेशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि ए की वेलोसिटी ज्यादा है, कुछ टाइम बाद ए क्या कर लेगा, बी को कैच कर लेगा, इसलिए अभी भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अच्छा ये वाला करना, 6 करिए। पंडी रिलेटिव पे इतने वो PYQs थे नहीं, इसलिए यहाँ से करा रही हूँ। पार्टिकल A is moving with
moving with speed 10 meter per second towards right. Particle B is moving at a speed of 10 meter per second towards right, and another particle C is moving at a speed of 10 meter per second towards left. So find the separation between, the separation between A and B is 100 meter. Find the time interval between between C meeting B and, अलग अलग निकालना है C और B का और फिर C और A का, ठीक है। तो अलग अलग वेलोसिटीज निकलेंगी। पहले देखो वेलोसिटी A और C और फिर तुम निकालो वेलोसिटी B और C। तो A और C क्या करेंगी एक दूसरे को? अप्रोच A और C, और Yes, A और ma'am. B भी अप्रोच करेंगी, तो दोनों अप्रोच करेंगी। तो टाइम निकाल लो, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस तो दोनों में 5 सेकंड बाद किसका 5 है? सेकंड आराम से दोनों का फाइनल आंसर। अरे तो फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन C मीटिंग B एंड C मीटिंग A। दो आंसर आएंगे ना, C मीटिंग B और C मीटिंग A। जो कहाँ गया तुम्हारा C बॉल, कहाँ गई? ये C बॉल, ये C एक बार A के साथ बताओ कितनी देर में मीट करेगी, फिर बताओ एक जो C है वो B के साथ कितनी देर में मीट करेगा, ठीक है। सी स्टार्टिंग से बी के साथ नहीं। सॉरी, तो C और A, अब B एंड C, फिर B तो ये मैम सी की तो कोई अरे पोजीशन भाई दे ही B नहीं की रखी। डायरेक्शन तो देखो, डायरेक्शन साथ में तो है, डायरेक्शन तो देख लो। मैम लेकिन सी की पोजीशन तो दे ही नहीं रखी ना। अरे सेम डिस्टेंस पे है ना, जब B के वो बराबर में रखा हुआ है तो डिस्टेंस 100 मीटर लिखा तो हुआ है। ये तो इतना कॉमन सेंस है भाई। देखो यहाँ पे A, ये रहा डायग्राम, बस छोड़ो। देख लो दोनों की, जब B बिसाइड रखा हुआ है C के, तो डिस्टेंस A और C की भी सेम ही होगी। अच्छा मैम दिख नहीं रहा था वो ना। करो। A और C का रिलेटिव बताओ पहले कितना है। Ma'am, 20. हाँ, तो टाइम 20. कितना हो जाएगा A और C का? 100/20। तो 100/20 यानी 5, ठीक है। और C और B का देखो, C इधर डायरेक्शन Ma'am, में जा रहा है, 0. लेफ्ट में, B इधर, तो दोनों की डायरेक्शंस कैसी हो गई हैं? अभी भी अपोजिट है, तो इनमें भी कितना आएगा? 10 इधर और +10, ये भी 10, ये भी 5 सेकेंड में। कितना है देखो, 5 सेकेंड। दोनों का कितना आएगा? 5 सेकेंड आएगा। ओके, ये A और C का निकाला है, सेपरेशन बिटवीन A एंड C 5 सेकेंड। B और ये C भी कितने सेकंड में मिलेंगे? 5 सेकेंड में मिलेंगे। पर तुम एक बार देखो, क्या B और C एक्चुअली मिल पाएंगे? B और C एक्चुअली, B यहाँ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये C यहाँ जा रहा है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। तो ये जो B और C वाला है, ये तो ये हो गया कि दे कैन नेवर मीट वाली सिचुएशन आ गई, B और C वाली। मैम क्वेश्चन में शायद ये पूछा है कि जब बी और सी मिले उसके बाद जब ए और सी मिलेंगे उनके बीच में टाइम इंटरवल कितना मतलब लगेगा। फाइंड द टाइम इंटरवल, हाँ, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन C, फाइंड द टाइम इंटरवल C मीटिंग B एंड C। हाँ, तो फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन, फाइंड द टाइम इंटरवल C मीटिंग B। हाँ वही तो है कि टाइम इंटरवल निकालना है जब C मीट करेगा B को और C मीट करेगा A को, इन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है। तो इन्होंने सेपरेशन दोनों के बीच में 100 ही रहेगी और B रिलेटिव तुम्हारी 20 आ गई। सेम ही चीज ही है वैसे। 5 सेकेंड। चलिए ये करो।
इसमें क्या है, दोनों बॉल्स को हमने ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया है, एक 5 मीटर पर सेकंड से, एक 10 मीटर पर सेकंड से। तो इनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा 1 सेकंड के बाद। तो इसमें ऐसे वाले सवालों में स्टूडेंट्स क्या देखना है, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, तो तुम सिंपल क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन जो थी उनके बीच में वो खत्म हो गई, क्योंकि रिलेटिव लिखोगे तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी। 5 मीटर आएगा आंसर। हाँ, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैम दोनों सेम Five. डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 10 माइनस 5 5, और 1 सेकंड के बाद पूछा है, तो ये रहा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी है, रिलेटिव, ठीक है, और टाइम तुम्हें दिया ही हुआ है 1 सेकंड, तो रिलेटिव स्पीड कौन सी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, और इतने टाइम में डिस्टेंस कितना आ गया, 5 मीटर। ठीक है, हमेशा ये इसमें यही था कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा ए रिलेटिव 0 हो जाएगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में कोई भी बॉल। अब ये वाला, इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसमें क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है 20 मीटर से, एक बॉल को नीचे से थ्रो किया है 30 मीटर से। अब पूछा है कि हमें बताओ कि कितने टाइम बाद ये बॉल एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो कितने समय बाद ये बॉल एक दूसरे से मिलेंगी, ये तुमसे पूछा है। तो इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन से मत करो, इसको रिलेटिव मोशन से करो। इनके बीच में डिस्टेंस 150 मीटर है दोनों के बीच में, तो ये पहले ये निकाल लो कितने समय बाद मिलेंगी, टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, दोनों अपोजिट मोशन में है, 50। ये 30, मतलब यहाँ से ये 30 जा रहा है, तो ये कितना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50। तो कितने सेकंड बाद मिल जाएंगी, 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद ये बॉल आपस में मिल जाएंगी, है ना। ये देखो 3 सेकंड सही आ गया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में बस यही चीज ध्यान रखनी है, एक्सीलरेशन रिलेटिव 0। अब ये 2D है, इसको कल करेंगे, बट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है कुछ, वो कर लो। हाँ, ये 1 to 5 है जो 1D है, इनको एक बार कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन करो। आराम से हो जाएगा, ये तो रिलेटिव डायरेक्ट लगाना है। ऑप्शन ए वन। ऑप्शन है। ठीक है, ये तो सिंपल है कि मोटरसाइकिल जो है वो 80 किलोमीटर अहेड ऑफ अ मूविंग विद वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों की वेलोसिटी माइनस कर दी, 80 माइनस 65 65 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर। 15। दूसरा करो। मैम 4 सेकंड्स। हाँ, एक बार देखते हैं। देखो 50 मीटर की ट्रेन है, दोनों 50-50 मीटर की है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ट्रेन देखो यहाँ जा रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। ओके, दोनों की स्पीड 10 और 15 है, यानी कोई 10 से जा रही है, कोई 15 से जा रही है। टाइम लगाओ कि ये दोनों एक दूसरे को कब तक क्रॉस कर पाएंगी। तो मैंने कल तुम्हें लेंथ के लिए बताया था कि दोनों की लेंथ क्या करनी होती है, ऐड। तो इन दोनों की लेंथ कितनी है, 10 50 50 50 50 100। और अब इनके बीच में v रिलेटिव देखो अपोजिट में है, तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 25। तो कितना आ गया, 4 सेकंड। वेरी गुड।
तो ये यही चीज थी, है ना। थर्ड करिए। तो कल जो टनल वाला क्वेश्चन था वो इस बेसिक से उठाया गया था कि बच्चों को पता है कि लेंथ ऐड होंगी या नहीं होंगी। यहाँ भी देखो वो अपोजिट में मूव कर रही है ट्रेन, और कल भी ट्रेन अपोजिट में मूव कर रही थी, ऐसे और ऐसे। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 करिए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड आ रहा है, ठीक है, ले चेक चेक कर लेते हैं। थर्ड 15, वेरी गुड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, देखो एक थीफ की कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अब थीफ और जो पुलिस की वैन है उसको चेज कर रही है, तो यानी आगे कौन सी कार है, थीफ की। चोर आगे भागता है तो थीफ आगे है, पुलिस पीछे है। पुलिस की कार 10 मीटर पर सेकेंड से सॉरी, क्या कर रहे हैं हम, पुलिस की कार कितनी स्पीड से भाग रही है, 5 मीटर से, ठीक है। और थीफ की भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या करता है थीफ, एक पुलिस कैन चेजिंग कार विद स्पीड, अब बुलेट को उन्होंने फायर किया जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको एक बार चेंज करो, उसमें कितना आएगा, 36 टू जा 72, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकेंड। तो अभी 20 मीटर पर सेकेंड तो बुलेट की स्पीड हो गई, और जिस फ्रेम में से वो जा रहा है उस फ्रेम ऑटोमेटिकली 5 मीटर से मूव कर रहा है, तो उस बुलेट की स्पीड कितनी हो गई, 25। 25। तो बुलेट की स्पीड 20 हो गई और 5 इस गाड़ी की, तो तुम्हारे पास टोटल स्पीड हो गई, नेट स्पीड इस बुलेट की 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट जा रहा है 25 मीटर से और थीफ आगे जा रहा है 10 मीटर से, तो इन दोनों में भी रिलेटिव कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बुलेट जिससे हिट करेगी कितनी से करेगी, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इजी था ये भी। तो ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तुम्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। कोट करो, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। द कॉइन रीच द फ्लोर of the elevator in time t1. Up if the elevator is stationary and in time t2, if it is moving with constant velocity, then देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ फायदा होगा, नो मैम। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन कितना आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, 0। 0। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो टाइम, तो एक्सीलरेशन पे कोई, हमारी जी इफेक्टिव पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर जी इफेक्टिव पे फर्क नहीं पड़ा, देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, √2h/g, यही आता है ज्यादातर, है ना। तो जी अगर तुम्हारा कोई इफेक्टिव ही नहीं पड़ा तो टाइम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टाइम क्या रहेगा, सेम। तो t1 = t2। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन होता तो चेंज हो जाता। अच्छा, अब एक्सीलरेशन के लिए बता दो, एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं बोलती हूँ लिफ्ट जो है वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है और तुमने एक कॉइन हिट किया, तो कितना समय लगेगा उस कॉइन को आने में डाउनवर्ड्स, एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है। √2h/g+a। देखो ये तुम्हारी एलिवेटर है, ये ए ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे तुम हो, तुम इस एलिवेटर के अंदर हो, ठीक है। तुमने एक कॉइन थ्रो किया, जो कॉइन h/8 ऊपर जाता है, ठीक है।
अब वो वापस यहाँ आ गया, मतलब तुम्हारी खुद की हाइट h है और वो ऊपर जाके फिर वापस ड्रॉप कर गया, मुझे टाइम बताओ। तो ये h डिस्प्लेसमेंट तो इसकी h ही होगी, है ना, तो अंडर रूट 2h बाय a होगा। अब a बताओ कि a क्या है, व्हाट इज a, एक्सीलरेशन नेट g कितना आएगा मुझे ये बताओ। G plus A। एक तो G इस plus पॉइंट पे g प्लस ए, राइट, क्योंकि ये कैसा फ्रेम है तुम्हारा, सूडो सूडो फ्रेम हो गया ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि दिस इज द एक्सीलरेटिंग फ्रेम। तो नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम में हम जब सूडो फोर्स को कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअली जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तुम्हारी एलिवेटर उसके अपोजिट में लगा देते हैं एक्सीलरेशन यहाँ पे, और यहीं पे तुम्हारी ग्रेविटी है, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी प्लस ए, तो ये तुम्हारा अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस ए। तो टाइम बढ़ गया कि घट गया, ग्रेविटी ज्यादा हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म ज्यादा है तो कम टाइम हो जाएगा। कम हो जाएगा, वेरी गुड, टाइम कम हो जाएगा। तो ये याद रखना, सिंपल वाले केस में अगर लिफ्ट एक्सीलरेट करेगी ऊपर तो टाइम कम। एक सेकेंड बच्चों रुकना। मैम 10 सेकेंड। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इमरजेंसी था। तो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार बताना कि क्या आएगा। 10 आया मैम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, जिसकी लेंथ तुम्हें गिवन है। एक पैरेट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन। हाँ तो ये भी आसान ही है, तुम्हारे पास लेंथ है और दोनों क्या कर रहे हैं। अब इसमें लेंथ तुमने कितनी ली है, 150 या 300? 150। मैम 150। एक ट्रेन नॉर्थ में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक पैरेट जो है वो वापसी आ रहा है ना, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में है, जिसकी स्पीड 15 है। तो रिलेटिव तो तुमने निकाल ली होगी 15 मीटर पर सेकंड और Yes। 15, तो आना तो चाहिए 10 सेकंड, राइट। यस मैम। इट्स लेंथ इज 150 मीटर, ठीक है। क्यों इसमें देखो लेंथ ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पैरेट की खुद की कोई लेंथ नहीं है ना, वरना जब दोनों लेंथ ऐड होती।
जैसे 20 सेकंड क्वेश्चन था, उसमें दोनों की ट्रेन 50-50 थी, तो 50-50 दोनों की ऐड हुई है ना, 50-50। यहाँ पे एक ही लेंथ है, तो सिर्फ एक ही लेंथ 150 रहेगी। तो 10 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, कल हम 2D मोशंस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक तो कर ही लेते हैं, जो ये थ्योरी के 6 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रनिंग बस, इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द ग्राउंड। एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है जो बस रन कर रही है, तो जब ये ग्राउंड, इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द ग्राउंड इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और पैराबोलिक। क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है कि ये किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द ग्राउंड, अच्छा रिस्पेक्ट में तो नहीं पूछ रहा, तो क्या क्या लगता है, पैराबोलिक लग रहा है। Yes, यस ma'am. मैम। यस हाँ, मैम। क्योंकि जब वो एक रनिंग बस से ड्रॉप किया गया है, मतलब उस स्टोन के पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। और जब भी कोई चीज वेलोसिटी से ड्रॉप होती है, तो वो कैसा पाथ ट्रेवल करती है, पैराबोलिक पाथ। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये रिलेटिव का है, अभी इसको रहने दो। थर्ड करो। A stone is just released from the window of the train moving along the horizontal side. The stone will hit the ground. अब जब ग्राउंड को हिट करेगा, तब वो किस पाथ में होगा। A stone is just released from the window. अब just released है ना, from the window of a train moving along a horizontal straight track, मतलब एक ट्रैक पे हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी प्रॉपर, तो ड्रॉप करेगा वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में क्या कौन सी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जब उसको हिट करेगा। बोलो, सेवंथ भी करो, सेवंथ भी अभी जो ऐसा कराया था, सेवंथ भी कुछ कुछ वैसा ही है। बताइए, थर्ड का आंसर बताओ। मैम थर्ड का पैरा। या तो स्ट्रेट लाइन है या पैराबोलिक है, तो वो किस मोशन में हिट करेगा। पैराबोलिक। हाँ, यानी जब ये हिट हो रहा होगा, ये आगे जा रही है, तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो ऐसे ही हिट करेगा, तो कौन से पाथ में करेगा, पैराबोलिक पाथ में। ये फोर्थ बताओ। एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा, तो उसे कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन। एक प्रोजेक्टाइल जब दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा, तो कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन लगेगा, पैराबोलिक या सर्कुलर या हाइपरबोलिक। रिलेटिव मोशन है सब। भाई तुम एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हो, तो मोशन कैसा लगेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज सीन, सॉरी ये तो फिफ्थ क्वेश्चन था, सॉरी। प्रोजेक्टाइल अगर दूसरे से देखेगा, तो कैसा लगेगा, एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विद यूनिफॉर्म डिस्टेंस, एंड नन ऑफ दीज। तो यूनिफॉर्म मोशन लगेगा, है ना। कैसा लगेगा, Yes, यूनिफॉर्म। ma'am. एक्सीलरेटेड तो कैंसिल ही हो जाएगा। सिक्स्थ बताओ।
Ma'am, third option. A traveler while in a uniformly moving train throw a ball up in the air. यानी एक ट्रेन चल रही है, उसमें बॉल को ऊपर की तरफ मूव किया, द बॉल विल रिटर्न। तो वी वाई वेलोसिटी उस बॉल की कितनी है? तुमने थर्ड बताया है कि बिहाइंड जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके का सवाल है। कि ट्रेन तो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब तुम यहाँ थे, जब तुमने इसको किसी वेलोसिटी से मूव किया, बॉल को थ्रो किया एयर में, तो अब ये वेलोसिटी तो आगे चली गई, तो ये अब तुम्हारे काम मिलेगा तुम्हें, हैंड में तो नहीं आएगा। थ्रो अ बॉल अप इन द एयर हेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कहाँ मिलेगा? बिहाइंड। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बिहाइंड। बोलो। Yes, ma'am. बिहाइंड में मिलेगा भाई, वो आगे चला जाएगा वेलोसिटी से, तो ये बॉल उसको कहाँ मिलेगी? पीछे, बिहाइंड में। मैम लेकिन उस बॉल को भी तो वो वेलोसिटी मिलेगी जिससे वो मूव कर रहा था, जिससे ट्रेन मूव कर रही थी। तो इनिशियली तो मिलेगी ना वो। नहीं नहीं, इसमें बोला है मूविंग ए ट्रेवलर व्हाइल इन अ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन थ्रो अ बॉल अप इन द एयर। मान लो अभी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो तुमने बॉल को ऊपर मूव किया है, वो वाई डायरेक्शन में हो गया है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब जो बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्स डायरेक्शन में होगी वो तो सेम रहेगी, बट वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, है ना। ये यस मैम। सेम रहेगी, वी वाई चेंज हो जाएगी। मान लो तब तुमने जब बॉल को फेंका, तो उसकी कुछ वेलोसिटी वी रही, तो एक कंपोनेंट उसका वी एक्स होगा और एक वी वाई। तो वी एक्स कॉम्पोनेंट में तो तुम्हारी ट्रेन की वेलोसिटी जो वी है वो ऐड हो जाएगी, वी वाई में ऐड नहीं होगी। तो अब वी एक्स और वी वाली जो वेलोसिटी है, यही किसके लिए कारक है? रेंज के लिए। इसी से तुम्हें रेंज मिलेगी, है ना। तो ये देखो, ये ट्रेन आगे चली जाएगी, तो ये वी एक्स कॉम्पोनेंट भी तो कुछ होगा, तो कहाँ आएगी बॉल? बिहाइंड। ठीक है। सेवंथ बोलो, लिफ्ट वाला अभी किया है। A body is thrown in a lift with velocity u relative to the lift. A body is thrown up in a lift with velocity u relative to the lift, and the time of flight is found to be t, the acceleration with which the lift is moving. उल्टा पूछ लिया। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिख लो। तो जब बॉल को ऊपर लिफ्ट किया, ऊपर थ्रो किया, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? u है। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो चलो t दिया हुआ है, तो चेंज करना ही नहीं है। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? u माइनस जी टी, यू प्लस जी टी, या 2u माइनस जी टी, या 2u प्लस जी टी। 2u तो कुछ होएगा ही नहीं, क्या होगा? रिलेटिव में है तो Ma'am, U plus GT. ऊपर थ्रो किया है ना हमने, तो एक्सीलरेशन हम जब ऊपर थ्रो की है तुमने बॉल, तो a ball is thrown up in a lift with velocity u। एक सेकंड। in a lift with velocity u relative to the lift। अच्छा, ये velocity of v है relative to lift, जो कि है u। रिलेटिव तो u वेलोसिटी है, वेलोसिटी
क्या है, तो u प्लस जी टी होना चाहिए। मैक्सिमम ऑप्शन तो बी लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। u प्लस जी टी बाई टी होना चाहिए सेवंथ का ऑप्शन, सॉल्यूशन तो होगा इसमें। मैं उसके ऊपर वाला भी चेक कर लेना, उसका मेरे को इन हैंड लग रहा है। अगर क्योंकि भाई उसमें x वेलोसिटी से तो मूव करेगा ना, y वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का हमने ए पार्ट किया है ना, बी पार्ट का कौन सा था, सेवंथ का थर्ड है, सेवंथ था एट था, बी का सेक्शन एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी, सेक्शन बी 6 7th और 6th चेक करना है ना, 7th और 6th चेक कर लेते हैं। पर उसमें तो 8 9 है ही नहीं, 6th का 1 है और 7th का थर्ड है, 6th का 1। अच्छा इसमें आगे भी 6th, हाँ इसका तो ये फिर इन हिज हैंड आ रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन आया ना इसका। यस मैम। पर ए कैसे आएगा, इन हिज हैंड क्यों आएगा कि बी, अच्छा एक्स वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, वाई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी है। मैम एक्स की नहीं होगी चेंज, क्योंकि जो ग्रेविटेशन लग रहा है वो परपेंडिकुलर लगेगा और एक्स में नहीं होगा, और वाई वाई वेलोसिटी ग्रेविटेशन के कारण चेंज होगी। A traveler while in a uniformly moving train throws a ball up in the air, ठीक है। एक्स वेलोसिटी तो वही रहेगी जो चेंज नहीं होगी, और जो वाई वेलोसिटी है उस पर ग्रेविटेशन एक्ट करेगा। एक बार इसको स्टार मार्क करते हैं, एक बार मैं इसको कल से एक बार और डिस्कस करूंगी, इसका एक बार कॉन्सेप्ट देख के, ठीक है। एक बार स्टार मार्क कर लोगे इसको, तो कल हम करेंगे 2D मोशंस बाकी के, ठीक है। बाकी के तो ऑप्शन सही हैं। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ का हमने क्या लगाया है, स्ट्रेट लाइन ए, और फिफ्थ का हमने लगाया है यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ और फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ का ए और फिफ्थ का बी, ठीक है। एक बार ना यही वाला चेक करेंगे, मोशन इन हैंड वाला 7th क्वेश्चन, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। हो सकता है कहीं मिल से मिस्टेक हो गई हो या फिर क्वेश्चन में हो। अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मैग्नेटिज्म पे, जो मैग्नेटिक मूवमेंट हम कर रहे थे फोर्स वाला, उसके एक दो क्वेश्चंस हैं, वो एक बार सॉल्व कर लो। चैप्टर कंप्लीट तो हो ही गया है, थोड़े बहुत चीजें बच रही हैं उसमें, वो कर लेंगे। पीपीपी सॉल्व कर लो। हाँ थोड़ा सा ना इशू हो गया है घर पे, वजह से थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब। चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्वेश्चन करे हैं। अच्छा होमवर्क तो तुम्हारा है, क्लास वर्क करो पहले, होमवर्क तो तुम घर से अटेम्प्ट करोगे। करो। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं।
ये एक्सेलरेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू बतानी है एक्स। देखो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी वाला रूल लगा लो इसमें कि अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी कितना देंगे, 0। क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में होगा, हमने देखा था वेलोसिटी और बी हमेशा कब क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेलोसिटी जहां वहां एक्सीलरेशन, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ऑर्थोगोनलिटी लगाओ ए डॉट बी और 0 कर दो। थ्री मैम। -6 प्लस 2x, ठीक है 3। सेकंड क्वेश्चन करो। फॉर्मूले याद है, आर का फॉर्मूला क्या था भाई रेडियाई का, mv अपॉन क्यूबी करके कुछ था, मुझे जितना रिमेम्बर है, नोट्स देख लो एक बार। तो वेलोसिटीज के रेशो दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि रेडियाई के रेशो बताओ। अगर चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, मतलब चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, तो मास और बी सेम, सॉरी मास और क्यू सेम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, तो बी भी सेम हो गया, यानी R1/R2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन, सॉरी रेशियो, रेडियाई का रेशियो और वेलोसिटी डायरेक्ट आ गया, हाँ Q1/Q2। तो क्या आ जाएगा, 1:3, सेम आ गया। थर्ड बोला। मैम डी ऑप्शन। डी आ रहा है। तो क्या है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं जिससे वो राइट एंगल बना रहे हैं, यानी वेलोसिटी और बी के बीच में 90 का एंगल है। तो रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा है, अच्छा गिवन है, द रेशियो ऑफ रेडियाई इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी को किस कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में आर इक्वल्स टू, ये एम वी क्या बन जाएगा मेरा, मोमेंटम, और ये बन गया क्यू बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, √2me अपॉन क्यू बी। तो ये आ गया तुम्हारा रेशियो काइनेटिक एनर्जी, 2m, ये ई है वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो R1 अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख लोगे, √m डॉट √e
QB, तो QB को यहाँ ले आओ और अपॉन में 2m को यहाँ ले आओ, ठीक है, और ये रूट में है। सबसे पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा चार्ज, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है और अल्फा के पास, और दूसरा इनका मास रेशो। मास रेशो कैसे निकालोगे? चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1e, और अल्फा के पास 4 टाइम्स ऑफ e, है ना। अल्फा क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ e हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम होता है ना, तो हीलियम के पास चार्ज हो गया 2 और 4, सॉरी 2 टाइम्स चार्ज हो Plus गया, 2. 2 टाइम्स। और फिर अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन के पास कितना मास होगा? प्रोटॉन का मास अगर m मान लेते हैं तो वहीं पे अल्फा का मास कितना हो जाएगा? देखो 4 टाइम्स, तो 4m। तो ये रेशो आया। तो ये इनमें वैल्यूज रख लोगे रेशोज में, तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी का रेशो आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, थर्ड का कितना है। सॉरी, इसमें तो आंसर नहीं है, तो होगा ऐसे ही। इसको आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है। mv, या तो ऐसे कर सकते हो, mv को 1/2 करके mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बना सकते हो, या फिर इस p को यानी मोमेंटम किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? 2me ऐसे। तो ये दोनों ऑप्शन है, या तो v स्क्वायर में लिख लो या p को रूट में लिख लो। दूसरा ऑप्शन क्या है? r को कैसे लिख सकते हो? r इक्वल्स टू 1/2 mv है ये, तो यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, mv अपॉन QB, और ये भी तुम्हें v बनाना है और ये भी v। तो ये mv स्क्वायर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया 2QBp। ये भी इजी हो गया भाई, इसमें तुम्हें मास का वो नहीं, वो मास का वो नहीं पड़ा, बस Q के चेंज में निकाल लोगे, है ना। तो ये वाला ज्यादा इजी है, हाफ mv स्क्वायर वाला, ये वाला कर लेना। अब करो फोर्थ वाला, करो एक बार। मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। अगर ये अनडेविएटेड होके निकल गया, मतलब दोनों के जो फील्ड है वो कैसे हैं? बराबर है ना। चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गया, दैट मींस उस पे लगने वाली Fe फोर्स और Fb फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं और इक्वल हैं। QE इक्वल्स टू QV। तो यहां से तुम्हें कौन सी फोर्स निकालनी है? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? E/V। तो E कितना है? E तो पता ही नहीं कितना है, वोल्टेज दी हुई है, तो E कैसे निकाल सकते हो? E इक्वल्स टू, E किसके बराबर होती है? E डॉट डी। तो E कितना हो जाएगा? वोल्टेज बाय चार्जेस के बीच का, ये प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो V/D। तो वोल्टेज 200 है, कंडेंसर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस 4 mm है, तो 200 वोल्ट को 4 mm से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और फिर उस चीज को वेलोसिटी से डिवाइड कर देना। करो और आंसर एक बार बताओ क्या आ रहा है। Distance between the plates of a parallel plate condenser is 4 mm. निकल जाएगा फोर्थ क्वेश्चन भी। सभी सभी लोग बोलो, फोर्थ निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? कृष्णा बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ? कृष्णा, आयुष? नो मैम। क्यों क्यों नहीं हुआ? दोनों फोर्सेस को बराबर करो, इलेक्ट्रिक फोर्स और तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स।
क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड होके चला गया, अनडेविएटेड होके मतलब चला गया, तो जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसी ना किसी फोर्स से बैलेंस हो रही है। देखो कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कौन सी फील्ड मौजूद होती है जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगी? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड। है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं डेविएट होगा। अगर ये प्लस की प्लेट है, ये नेगेटिव की प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। पर ये नेगेटिव है तो इस पे फोर्स यहाँ लगना चाहिए, एफ इलेक्ट्रिक। पर इसने बोला है कि जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है अनडेविएटेड पास हो गया, तो इसका मतलब देयर इज, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो फाइंड करनी है वो इसी के अंदर मौजूद है जो इस फोर्स को नल कर रही है। तो दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बी पी। तो देखो क्यू से तुमने क्यू कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक वी क्या है, वेलोसिटी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जो तुम्हें निकालनी थी वो कैसे निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी का वी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, वोल्टेज से। कैसे, वी कितना होता है वोल्टेज, अगर वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस, तो ये डी क्या है, इन चार्ज प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ई निकाल लोगे, वोल्टेज की मैंने 200 वोल्ट, डिस्टेंस कितना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, 4 mm। तो mm को पहले किस में चेंज करो, मीटर में, कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस, बोलो मीटर में कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस, -3। वेरी -3, 4 mm 10 टू पावर -3। हाँ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पुट कर दो, वेलोसिटी खुद की बने 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे तुम्हारी वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। फिक्स करो, देखो ऐसे होता है, मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए, मतलब इन दोनों सेंटीमीटर से मिलीमीटर तो यानी 10, और सेंटीमीटर से मीटर में जो डिफरेंस होता है वो होता है 100, और मिलीमीटर से के बीच में हो गया 1000। ये है, ऐसे मिलीग्राम, किलोग्राम और इनमें होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन करिए। ओमेगा निकालना है। दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में। इफ वन ऑफ दीज एंटर नॉर्मल टू द फील्ड एंड अदर एंटर्स अलोंग द डायरेक्शन एट 30 डिग्री विद द फील्ड। तो एक 30 डिग्री बना रहा है फील्ड के साथ, एक 90 डिग्री, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशो बताओ। पहले तो एंगल फ्रीक्वेंसी निकालो, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। वेलोसिटी की जगह ओमेगा कैसे लिख सकते हैं, v किसके बराबर होता है, v किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा लिख दो यहाँ पे, क्यू बी इक्वल्स टू आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा कितना आ गया, क्यू बी बाय एम। तो ओमेगा किस, ओमेगा पहली बात तो हमारे ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कितने वेलोसिटी से वो एंटर करेगा, क्योंकि वो थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहे, सिर्फ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के पास चार्ज कैसा होगा, आइडेंटिकल है तो सेम, सेम। एक मैग्नेटिक फील्ड में गए हैं सेम, और मास भी कैसा होगा, सेम होगा। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 क्या आना चाहिए, 1:1। 1:1।
बंदिश यही आना चाहिए। तो होमवर्क तुम्हारा क्या है, इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है। बस तुम्हारे एक टॉपिक बचा है, मैं वो अभी तुम्हें दिखा देती हूँ कौन सा टॉपिक बच रहा है तुम्हारा डीपीपी के अकॉर्डिंग। एक तो तुम्हारा ये तो थ्योरी का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टोटल थ्योरी है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, मैंने करा भी दिया है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, सिंगल वायर के बीच में जब ILB साइन थीटा निकलवाया था, ये वो है। तो तुम्हें क्या करना है, चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड का HW सॉल्व करके आना है, रिलेटिव मोशन इन अ 2D सॉल्व करके आना है। ठीक है, देखो ये रहा 2D पढ़ के आओ। इसका क्या करो, ये तुम्हारा वो है मॉड्यूल, तो इसके कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम, ये रे एक्सरसाइज 2, क्योंकि यहाँ एक दो पार्ट है, एक तो एक्सरसाइज 1 मिलेगी, एक एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 मैं कराती जाऊंगी, एक्सरसाइज 2 में तुम्हें क्या करना है, 1D मोशन जो आज पढ़ा है, देखो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, ये तो जरूरी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1D मोशन जो भी तुम्हें दिखे ये सारे सॉल्व करने हैं। देखो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और ये 2023 में आया है, मैंने तुम्हें कल सॉल्व करवाया, देख लो देख लो, ये मॉड्यूल का सवाल है, ये 2023 में आया हुआ है। तो मॉड्यूल अगर कर लोगे तो बहुत ही फायदा है। तो एक्सरसाइज सेकंड के 1D मोशन करना है, अभी यही तुम्हारा पीक टाइम है, इसी तरीके से हो पाएगा, वरना तो अकेले तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, कर लोगे, जो बच्चे सीरियस है उन्हें तो करना ही है। यस मैम। यस मैम। बच्चों मेरा कैमरा नहीं दिख रहा क्या? मैम अभी दिख रहा था, अभी दिख रहा। ठीक, तो होमवर्क कोई एक जन बता दो क्या है होमवर्क, मैं एक बार लिख भी देती हूँ। मॉड्यूल्स सबसे पहले 1D मोशन, 1D नहीं 1D देख लेना पूरे, उसमें रिलेटिव में मिलेंगे तुम्हें 1D रिलेटिव। एक्सरसाइज 2 करनी है वही बैठ के सॉल्व, सबके पास है मॉड्यूल? यस मैम। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, बैठ के करना, क्योंकि तभी हो पाएगा, यही तुम्हारा टाइम है 11th को रिवाइज करने का। और फिर उसके बाद कल मैं तुम्हें 2D समझा दूंगी, फिर 2D के क्वेश्चन हल कर लेना। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।